हाँ, तो विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में अपन ने ऋण पत्रों के निर्गमन के संबंध में अर्थ, परिभाषाएं, वर्गीकरण, अंशधारी ऋण पत्रधारी में अंतर, ऋण पत्र प्रन्यास प्रलेख के बारे में जानकारी प्राप्त की। उसके बाद ऋण पत्रों का रोकड़ के बदले समूल्य पर, प्रब्याजी पर और बट्टे पर निर्गमन किया जाता है तो लेखांकन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की। उसके बाद अपन ने रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले निर्गमित किए जाने वाले ऋण पत्रों के लेखांकन के बारे में जानकारी प्राप्त की। शोधन की पूर्व निर्धारित शर्तों वाले ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है तो उसका लेखांकन कैसे होता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। और समपार्श्विक प्रतिभूतियों के रूप में ऋण पत्र जमा कराना या निर्गमित करने का लेखा किस प्रकार किया जाता है, उसकी जानकारी प्राप्त की। और अंत में ऋण पत्रों पर ब्याज का लेखा और ऋण पत्रों पर जो हानि हुई है उसके निर्गमन पर, चाहे वो बट्टे के रूप में हो चाहे प्रब्याजी पर शोधन के रूप में, उसका अपलेखन किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में जानकारी हासिल की। आज अपन ऋण पत्रों के शोधन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ऋण पत्रों के शोधन का आशय है ऋण पत्रों का पुनर्भुगतान करना, अर्थात जब कंपनी अपने ऋण पत्रों के दायित्व से मुक्त होना चाहती है तो ऐसी दशा में वो उन ऋण पत्रों का पुनर्भुगतान करती है। इसे अपन ऋण पत्रों का शोधन कहते हैं। यदि शोधन के समय कंपनी के पास पर्याप्त राशि है तो रोकड़ के अंतर्गत रोकड़ के भुगतान द्वारा शोधन कर देगी, और पर्याप्त राशि नहीं है तो ऐसी दशा में जैसी इश्यू की कंडीशन है उसके हिसाब से उनका शोधन कुछ रोकड़, कुछ प्रतिभूतियों के निर्गमन द्वारा भी किया जा सकता है। शोधन के समय कंपनी के पास जो वित्तीय साधन होते हैं उसमें कमी आ जाती है तो कंपनी की वित्तीय तरलता पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए साधारणतया ऋण पत्रों का शोधन निर्गमन के समय निर्धारित अवधि के व्यतीत होने पर ही किया जाता है, और कभी कभी ऋण पत्रधारी और कंपनी अर्थात दोनों पक्षों की राय से, सहमति से शोधन कार्य अवधि बीतने से पूर्व भी किया जा सकता है। ऋण पत्रों का शोधन कंपनी द्वारा समूल्य पर भी हो सकता है, प्रब्याजी पर भी हो सकता है, जैसा भी समझौता हो शोधन होता है। यदि शोधन समूल्य पर किया जाता है तो यह ऋण चुकाने का सामान्य व्यवहार होगा, परंतु यदि प्रब्याजी पर शोधन किया जाता है तो प्रब्याजी का भुगतान कंपनी के लिए एक पूंजीगत हानि होती है, और इस हानि का प्रावधान निर्गमन के समय ही कंपनी कर लेती है। एक उत्तम लेखा सिद्धांतों के अनुसार ऋण पत्रों का शोधन करने से पूर्व ही इस पूंजीगत हानि को कंपनी द्वारा पूंजीगत लाभों की मदों में से या एक निश्चित अनुपात में प्रतिवर्ष लाभ हानि खाते में से अपलिखित कर दिया जाता है। अब अपन लेते हैं ऋण पत्रों के शोधन की विधियां। तो ऋण पत्रों का शोधन करने की विधियों में पहली विधि है नए ऋण पत्रों या अंशों में परिवर्तन द्वारा शोधन। दूसरी विधि है नगद भुगतान द्वारा शोधन, जिसमें नगद भुगतान में भी अलग अलग तरीके हैं।
समान वार्षिक किस्तों में किया जा सकता है। संचालकों की इच्छा अनुसार असमान राशियों में किया जा सकता है। कंपनी चाहे तो खुले बाजार में खुद के ऋण पत्र खरीद कर उन्हें तुरंत रद्द भी कर सकती है, या उन्हें विनियोग के रूप में कुछ समय रखकर बाद में भविष्य में रद्द कर सकती है, तो भी वो शोधन हो जाएगा। इसी तरह से लाभ में से पूर्व व्यवस्था करते हुए शोधन करना, जिसको अपन शोधन कोष के निर्माण द्वारा शोधन कहते हैं। तो शोधन कोष के निर्माण द्वारा या लाभ में से पूर्व व्यवस्था करते हुए शोधन किया जाता है, तो उसकी भी 3 विधियां हैं। संचयी शोधन कोष विधि, असंचयी शोधन कोष विधि और बीमा पॉलिसी विधि। और इसके बाद ऋण पत्र प्रन्यास के माध्यम से भी शोधन किया जा सकता है। तो ये तो विधियों के नाम हैं। इनको डिस्कस करने के पहले अपने को ये डिस्कस करना जरूरी है कि ऋण पत्रों के शोधन के लिए सोर्सेज या साधन कौन कौन से होते हैं, अर्थात ऋण पत्रों के शोधन के साधन क्या क्या हैं। सोर्सेज ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। कंपनी द्वारा अपने ऋण पत्रों का शोधन करने के लिए 3 साधन प्रयुक्त किए जाते हैं। पहला है पूंजी में से शोधन करना, रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। दूसरा है लाभों में से शोधन करना, रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। और तीसरा है नए अंशों या ऋण पत्रों में परिवर्तन द्वारा शोधन करना, रिडेम्पशन बाय कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स और डिबेंचर्स। सबसे पहला साधन अपन लेते हैं पूंजी में से शोधन, रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। यदि कंपनी ऋण पत्रों के शोधन से पूर्व ऋण पत्र शोधन संचय में राशि हस्तांतरित नहीं करती है और ऋण पत्रों का शोधन कर दिया जाता है, तो ऐसा शोधन पूंजी में से शोधन कहलाता है। मतलब शोधन से पूर्व ऋण पत्र शोधन संचय खाते में राशि हस्तांतरित किए बिना ऋण पत्रों का शोधन कंपनी द्वारा कर दिया जाए, तो ऐसा शोधन पूंजी में से शोधन कहलाता है। कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कोई भी कंपनी ऋण पत्रों की बकाया राशि के कम से कम 50% के बराबर ऋण पत्र शोधन संचय बना लेना चाहिए, तभी ऋण पत्रों का शोधन प्रारंभ करना चाहिए। इसका अभिप्राय यह हुआ कि इस विधि में शोधन करने पर आधे ऋण पत्रों का शोधन तो पूंजी में से होता है और शेष आधे ऋण पत्रों का शोधन लाभों में से किया जाता है। अर्थात पूंजी में से शोधन 50% ऋण पत्रों का ही होता है। दूसरी विधि है लाभों में से शोधन, रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। लाभों में से शोधन, यदि ऋण पत्रों के शोधन से पूर्व पर्याप्त लाभ हानि खाते में विद्यमान है और उस लाभ हानि विवरण से ऋण पत्र शोधन कोष में लाभ हस्तांतरित कर दिए जाते हैं, तो ऐसा शोधन लाभों में से शोधन कहलाता है। मतलब ऋण पत्रों का शोधन करने के लिए पर्याप्त लाभ होने आवश्यक है और लाभ हानि खाते में से ऋण पत्र शोधन कोष में राशि हस्तांतरित करने के बाद यदि शोधन किया जाता है, तो ऐसा शोधन लाभों में से शोधन कहलाता है। इसमें सबसे पहला काम होता है कि लाभ हानि खाते में से ऋण पत्र शोधन कोष खाते में राशि हस्तांतरित की जाती है और देन उसके बाद ऋण पत्रों का शोधन किया जाता है। ऋण पत्रों के शोधन के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 71 और नियम 18(7) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को अपने लाभों में से
पर्याप्त मात्रा में राशि ऋण पत्र शोधन कोष में प्रतिवर्ष हस्तांतरित करनी चाहिए जब तक कि ऋण पत्रों का शोधन न हो जाए। शोधन से पूर्व शोधन कोष का निर्माण आवश्यक है। अप्रैल 13 के MCA के सर्कुलर दिनांक 11/2/13 के अनुसार तथा सेबी द्वारा निर्गमित दिशा निर्देशों के अनुसार निर्गमित ऋण पत्रों के अंकित मूल्य के कम से कम 25% के बराबर ऋण पत्र शोधन कोष का निर्माण किया जाना आवश्यक है। उसके बिना शोधन नहीं हो सकता। मतलब इस सर्कुलर में और सेबी ने यह नियम बनाया कि आप शोधन करना चाह रहे हो तो कम से कम जितने आपके रेडीमेडेबल डिबेंचर हैं उनकी फेस वैल्यू के 25% के बराबर तो डिबेंचर सिंकिंग फंड या डिबेंचर रिडेम्पशन फंड बना हुआ होना ही चाहिए। जब तक ऋण पत्रों का शोधन न हो, कंपनी प्रत्येक वर्ष अपने लाभों में से ऋण पत्र शोधन संचय में राशि हस्तांतरित करती रहेगी। इस प्रावधान का प्रभाव यह होता है कि जब भी कंपनी ऋण पत्रों का शोधन करेगी उस समय कम से कम निर्गमित ऋण पत्रों का 25% भाग ऋण पत्र शोधन कोष में विद्यमान होगा। शोधन प्रारंभ करने से पूर्व ऋण पत्र शोधन कोष बनाया जाना आवश्यक है। यदि कोई नई कंपनी परिवर्तनशील ऋण पत्र निर्गमित करती है तो वो कंपनी ऋण पत्र शोधन कोष बनाना तब प्रारंभ कर सकती है जब वो लाभ अर्जित करे और ऋण पत्रों की शेष अवधि में कोष बना ले। कुछ अपवाद भी है, कुछ परिस्थितियां जिसमें ऋण पत्र शोधन कोष बनाना आवश्यक नहीं है। ये सवाल भी पूछा जा सकता है। तो ऐसी 5 परिस्थितियां हैं जबकि ऋण पत्र शोधन संचय बनाना अनिवार्य नहीं है। पहली परिस्थिति है यदि ऋण पत्र जो अपन ने इश्यू किए हैं उनकी मैच्योरिटी डेट परिपक्व अवधि 18 महीने या उससे कम हो तो डिबेंचर रिडेम्पशन फंड बनाना जरूरी नहीं है। दूसरी है यदि ऋण पत्र 100% पूर्णतया परिवर्तनशील हो, फुल्ली कन्वर्टेबल हो तो डिबेंचर रिडेम्पशन फंड बनाना जरूरी नहीं। यदि पार्टली कन्वर्टेबल है तो जितना कन्वर्ट हो गया वो ठीक है, बचे हुए के लिए बनाना पड़ेगा। तीसरी परिस्थिति है यदि ऋण पत्रों का निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित अखिल भारतीय वित्तीय संस्था मतलब ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा किया गया, मतलब ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो यदि ऋण पत्रों का निर्गमन करती है तो उसे डिबेंचर रिडेम्पशन फंड बनाने की जरूरत नहीं है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाने की जरूरत नहीं है। और चौथा इसमें परिस्थिति है कि बैंकिंग कंपनी कोई ऋण पत्रों का निर्गमन करती है तो उसे भी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकृत NBFC द्वारा निजी व्यवस्था मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट के अंतर्गत कोई डिबेंचर निर्गमित किए जाते हैं तो उनको भी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जब तक ऋण पत्रों का शोधन पूर्ण न हो जाए तब तक ऋण पत्र शोधन संचय को बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड जो शीर्षक होता है, हेडिंग होता है, उसमें रिजर्व एंड सरप्लस सब हेडिंग में दिखाएंगे। मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रिडेम्पशन हो जाएगा तब तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। जब तक रिडेम्पशन नहीं होता है तब तक उसको बैलेंस शीट में और जनरल फॉर्म में, इसलिए उसकी साइड है इक्विटी एंड लायबिलिटी समता एवं दायित्व पक्ष में जो मेन हेडिंग है शेयर होल्डर्स फंड
अंशधारियों की निधि उस शीर्षक में उसका सब शीर्षक होता है रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को दिखाया जाता है। सभी ऋण पत्रों का शोधन पूर्ण हो जाने के बाद ऋण पत्र शोधन संचय खाते को सामान्य संचय खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। इसके बाद कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 71 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को उस समय तक अपने डिविजिबल प्रॉफिट्स विभाजन योग्य लाभों में से ऋण पत्र शोधन संचय बनाना चाहिए जब तक ऐसे ऋण पत्रों का शोधन न हो जाए, और ऐसा संचय केवल ऋण पत्रों के शोधन हेतु ही प्रयोग होता है और किसी कार्य के लिए नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले भी बता दिया, एक बार रिपीट कर देता हूं कि कंपनी नियम 2014 के अनुसार कंपनी ने ऋण पत्रों के निर्गमन द्वारा जितनी राशि इकट्ठी की है उसके 25% के बराबर राशि शोधन संचय में हस्तांतरित करने के बाद ही वह उनका शोधन कर सकती है। अगले वित्त वर्ष में शोधन हेतु जितने परिपक्व हो रहे हैं ऋण पत्र, उनकी राशि के कम से कम 15% के बराबर राशि इस नियम के अनुसार विनियोग करनी होती है, जो वर्ष के शुरू में 30 अप्रैल तक इन्वेस्ट हो जानी चाहिए। पूरे वर्ष में यह राशि 31 मार्च तक शोधन हेतु देय होने वाले ऋण पत्रों के 15% से कम नहीं होनी चाहिए, ताकि उनका रिडम्पशन करने में आसानी रहे। इस विनियोजित राशि का प्रयोग केवल ऋण पत्रों के शोधन हेतु ही किया जा सकता है। पूर्णतः या अंशतः परिवर्तनशील ऋण पत्रों की दशा में यह राशि केवल अपरिवर्तनशील भाग पर ही लागू होगी, मतलब जो कन्वर्टेबल है उन पर लागू नहीं होती। यह तो हुई थ्योरी की बात। अब अपन इसका लेखांकन समझते हैं कि ऋण पत्र शोधन संचय खाते में जब राशि हस्तांतरित करते हैं तो उसके लिए क्या लेखा होगा। उसके लिए एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। वापस बोल रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। इसके बाद जैसे ही ऋण पत्रों का रिडम्पशन ड्यू हो जाता है तो रिडम्पशन ड्यू होने पर एंट्री होती है जितने भी परसेंट डिबेंचर है इतने परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। ये एंट्री तब होती है जबकि डिबेंचर्स का रिडम्पशन एट पार हो। तो एट पार रिडम्पशन की दशा में डिबेंचर होल्डर्स का पैसा जब ड्यू हो जाता है तो एंट्री होगी इतने परसेंट डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स बीइंग अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स। यदि ऋण पत्रों का शोधन प्रीमियम पर करना है तो ड्यू की एंट्री ये नहीं होगी, दूसरी हो जाएगी। वो क्या होगी, इतना परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स बीइंग अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स। जैसा कि अपन ने कल लेक्चर में समझा था कि प्रीमियम पर रिडम्पशन होना है तो उस प्रीमियम का प्रावधान पहले से ही कंपनी कर देती है, और कल उसकी एंट्री अपन ने समझी थी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है वो यहाँ रिडम्पशन के टाइम डेबिट हुआ है इस एंट्री में। और तीसरा, रिडम्पशन एट डिस्काउंट हो जिसकी संभावना 0 है
पर अकाउंटिंग है इसलिए समझ लेते हैं कि यदि बट्टे पर शोधन होना हो तो ऋण पत्रों पर जो ऋण पत्र डिबेंचर होल्डर्स को अमाउंट ड्यू होगा ऋण पत्रधारियों को, उसकी एंट्री होगी इतने % डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो मैंने 3 एंट्री आपको बताई। एट पार रिडम्पशन हो तो एंट्री क्या होगी रिडम्पशन ड्यू होने पर कि इतने % डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। एट प्रीमियम हो तो इस एंट्री में थोड़ा संशोधन हो जाता है, इतना % डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। तो यहाँ डिबेंचर अकाउंट डेबिट डिबेंचर्स के फेस वैल्यू से होता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट जितना % प्रीमियम रिडम्पशन पे देना है उससे होता है जो बैलेंस है आपके पास, और दोनों की जोड़ डिबेंचर होल्डर्स में क्रेडिट हो जाती है। और यदि डिस्काउंट पे है रिडम्पशन तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट होता है फेस वैल्यू से और प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट होता है डिस्काउंट से, और जो उनको देना है इन दोनों का डिफरेंस वो डिबेंचर होल्डर्स में क्रेडिट हो जाता है। ये हुई अमाउंट पेएबल टू डिबेंचर होल्डर्स, या डिबेंचर होल्डर्स को अमाउंट ड्यू होता है डिबेंचर्स का तो उस टाइम क्या एंट्री होती है। इसके बाद ऋण पत्रधारियों को जो भुगतान करते हैं तो भुगतान की एंट्री होती है डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग अमाउंट पेड टू डिबेंचर होल्डर्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और समझनी है। अपन ने अभी अभी डिस्कस किया कि इश्यू के टाइम अपन जो प्रीमियम पर जो रिडम्पशन पर प्रीमियम देना है उसका प्रावधान कर लेते हैं। यदि ऐसा प्रावधान किया गया है जब तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु कंपनी ने यह प्रावधान नहीं किया तो सबसे पहला काम होगा रिडम्पशन करने के पहले कि ऋण पत्रों के शोधन पर जो प्रीमियम देना है उसका प्रावधान करना। यदि उसका प्रावधान करना है तो सबसे पहले कौन कौन से खाते प्रायोरिटी में काम में लिए जाते हैं। सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम लिया जाता है, उसमें पर्याप्त पैसा नहीं हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें भी पर्याप्त नहीं हो तो दूसरे रिजर्व्स काम में लेते हैं। तो शोधन पर देय ब्याजी का प्रावधान पहले से न किया गया हो तो ऋण पत्रों के शोधन पर ब्याजी खाते में जो राशि ट्रांसफर की जाती है उसके लिए एंट्री होगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, अदर रेवेन्यू रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बीइंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स प्रोवाइडेड। और जैसे ही अपन शोधन कर देंगे उसके पश्चात डिबेंचर रिडम्पशन फंड में जो भी पैसा है उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके लिए एंट्री होती है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। ये हुई शोधन के संबंध में जर्नल प्रविष्टियां। इसके बाद अपन एक उदाहरण से इसको समझते हैं। मान लो कि एक्स लिमिटेड ने 40,000 9% ऋण पत्र 100 रुपये प्रत्येक वाले सम मूल्य पर जनवरी 16 में इश्यू किए हैं और 5 वर्ष बाद इनका 10% प्रीमियम पर लाभों में से शोधन होना है। 5 साल बाद 10% प्रीमियम में पर लाभों में से शोधन होना है और छठे वर्ष के शुरू में डिबेंचर
रिडम्पशन फंड में 8,20,000 का बैलेंस है। तो एंट्रियाँ क्या क्या होगी, तो आप ध्यान दीजिए, 40,009% डिबेंचर 100 रुपये वाले कंपनी ने इश्यू किए हैं, कर रखे हैं, तो 40 लाख के हुए वो। और 5 साल बाद मतलब 1 जनवरी 21 को 10% प्रीमियम पर लाभों में से शोधन करना है। लाभों में से शोधन करने का मतलब हो गया कि लाभ हानि खाते से राशि ट्रांसफर होनी है। जैसा कि आप जानते हैं कि कंपनी अधिनियम 2013 के नियम 2014 के अंतर्गत 25% तो राशि हस्तांतरित होनी ही चाहिए, उसके बिना शोधन हो ही नहीं सकता। तो 25% के बराबर राशि होती है 40 लाख का 10 लाख, और आपके यहाँ शोधन कोष में है 8,20,000, तो 1,80,000 रुपये आपके कम पड़ रहे हैं। सबसे पहला काम होगा, लाभ हानि खाते में से 1,80,000 रुपये ट्रांसफर करो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में। तो पहली एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 1,80,000। समझ में आ गई बात। अब दूसरी एंट्री डिवेंचर होल्डर का अमाउंट ड्यू होने की, तो 9% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 40 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिवेंचर अकाउंट डेबिट 10% होता है वो 4 लाख, और टू डिवेंचर होल्डर्स 44 लाख बीइंग अमाउंट ड्यू टू डिवेंचर होल्डर्स। इसके बाद तीसरा काम और करना है, चूंकि ये लाभों में से शोधन है तो शोधन होगा 40 लाख का। हमारे पास रिजर्व में पैसा अब हुआ है 10 लाख, 100% लाभों में से ही करना है, तो 30 लाख रुपए लाभ हानि खाते में से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने पड़ेंगे। तो एक एंट्री और करनी पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व 30 लाख बीइंग 75% ऑफ द रेडीमेबल अमाउंट ट्रांसफर्ड। ये ध्यान रखना कि ये लाभों में से शोधन है, इसलिए 100% लाभ रिजर्व में ट्रांसफर करने होते हैं। अब अंत में अपन इनको भुगतान करेंगे, तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा 44,000, और लास्ट में डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व की राशि जो पड़ी है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे 10 लाख रुपए, तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व 10 लाख। इस प्रश्न की पीडीएफ भी आपको भेज दी जाएगी, एक बार वापस आराम से पढ़ लेना और सॉल्यूशन देख लेना। कोई तकलीफ हो वापस फोन करके पूछिए। अब एक और उदाहरण लेते हैं कि वाई लिमिटेड ने 15,000 10% ऋण पत्र 100 रुपये प्रत्येक के 10% प्रीमियम पर 1 जनवरी 19 को निर्गमित किए हैं, जिनका शोधन 30 सितंबर 19 को होना है। ऋण पत्रों के शोधन से पूर्व कितनी राशि ऋण पत्र शोधन कोष में हस्तांतरित की जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं अच्छी तरह से कि सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार ऋण पत्रों की परिपक्वता तिथि 18 महीने से कम है तो ऋण पत्र शोधन संचय में राशि ट्रांसफर करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए इस सवाल में डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। तो इनका शोधन होने पर सीधी एंट्री हो जाएगी, 15,000 है,
₹100 वाले, तो 15 लाख रुपए। तो 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 15 लाख रुपए। और शोधन कैसे होना है दिया ही नहीं है, तो एट पार ही है। टू डिबेंचर होल्डर्स 15 लाख रुपए। और लास्ट एंट्री डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 15 लाख रुपए। तो पहले अपने उदाहरण लिया, उसमें आपको लाभों में से शोधन करना था, तो पूरे लाभ यूज आए। दूसरे में चूंकि 18 महीने के पहले ही शोधन हो गया, 18 महीने पूरे नहीं हुए, 9 महीने में ही शोधन हो गया, तो इसलिए रिजर्व की डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करने की बाध्यता नहीं रही। एक और उदाहरण लेते हैं छोटा सा, कि 31 मार्च 19 को हेमंत लिमिटेड ने 50,000 रुपए के 10% ऋण पत्रों का शोधन किया। अब बताओ, यदि शोधन लाभों में से किया जाए तो जर्नल प्रविष्टि क्या होगी, और पूंजी में से किया जाए तो क्या होगी। बहुत छोटा क्वेश्चन है। 50,000 के डिबेंचर्स का शोधन करना है, डिबेंचर्स की रेट है 10%, लाभों में से करना है तो एंट्री क्या होगी, और पूंजी में से करना है तो क्या होगी। नंबर 1 लेते हैं, लाभों में से शोधन। जैसा कि आप जानते हैं, लाभों में से शोधन करना है तो लाभ हानि खाते में से पैसा ट्रांसफर होना चाहिए डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में। सबसे पहले एंट्री करो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व 50,000 बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। दूसरी, अमाउंट ड्यू होने की एंट्री करो, 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स 50,000 बीइंग अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स। और लास्ट एंट्री करो, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 50,000 बीइंग पेड टू डिबेंचर होल्डर्स। ये तीनों ही एंट्री हो गई, जबकि आपको शोधन लाभों में से करना है। अब लेते हैं पूंजी में से शोधन करना हो तो पूंजी में से शोधन करना हो तो पहली एंट्री नहीं होगी जो अपन ने की है, शेष दोनों हो जाएगी, अर्थात 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स 50,000 बीइंग अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स, और दूसरे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग पेड टू डिबेंचर होल्डर्स 50,000। ये आपके सामान्य एंट्रीज उदाहरण सहित मैंने आपको समझा दी। अब अपन लेते हैं परिवर्तन द्वारा शोधन।